हाँ बच्चों, तो इंडो इस्लामिक का ये आपका टाइम है और इससे पहले जो है, इस लेक्चर से पहले पर्सनालिटीज़ को पढ़ा रहे थे हम आपको। पर्सनालिटीज़ में आखिरी और सबसे बड़ी पर्सनालिटी के बारे में जो इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं, हमारे फर्स्ट मुस्लिम रिफॉर्मर सर सैयद अहमद ख़ान या फाउंडर ऑफ AMU। तो सर सैयद अहमद ख़ान हमारे फर्स्ट मुस्लिम रिफॉर्मर हुए हैं। इनके बारे में हमने आपको बहुत सी डिटेल में लिखवाया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विसेज या नौकरी कहाँ कहाँ की, मुलाजमत कहाँ कहाँ की, वो सब हमने आपको कहाँ कहाँ का ट्रांसफ़र होते रहे। फिर हमने उसके बाद में उनकी जो क्रिएशंस है, कुछ उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, बहुत लिखी, लेकिन हमने आपको 15, 20, 25 के आसपास लिखवाई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत अहम थी, महत्वपूर्ण थी, वो उनको लिखवा दिया। सर सैयद के बारे में हमने आपको बताया भी था कि उनके फोर फादर जो हैं वो हेरात, अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में एक स्टेट है, वहाँ से आए थे अकबर बादशाह के ज़माने में, और मुग़ल कोर्ट से वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जुड़ गए और बड़ी पोस्ट पर रहे और उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली मुग़लों के दरबार में। फिर हमने आपको बताया था कि सर सैयद के फादर जो 1838 में एक्सपायर हो गए, तो फिर सर सैयद ने नौकरी शुरू की और फिर हमने बताया कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी पास कर लिया अंग्रेज़ों का, और फिर उसके बाद उन्होंने मुंसिफ मजिस्ट्रेट हुए, फर्स्ट पोस्टिंग उनकी मैनपुरी में हुई थी। फिर इसका के बारे में हमने आपको बहुत सी बातें बताने के बाद ये भी बताया था कि इंग्लैंड गए थे और 3 कॉजेज़ थे, 3 वजह थी, और उसमें था कि अपने बेटों का वहाँ एडमिशन कराना था। दूसरा ये था कि सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब लिखना था, तो वहाँ खुतबात अहमदिया लिखी, जिसको द एसेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इंग्लिश में नाम है। फिर और वहाँ ये भी पता लगाया कि उनके अंग्रेज़ों के कामयाबी और उनकी सक्सेस का क्या राज है, तो ये पता लगाया कि वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में बहुत आगे हैं। तो फिर यहाँ आके सर सैयद ने 1870 में एक मैगज़ीन पब्लिश की, जिसको कहते हैं रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, जिसमें आर्टिकल्स हुआ करते थे मॉडर्न या जदीद मॉडर्न एजुकेशन पर, साइंस और टेक्नोलॉजी पर, और ट्रांसलेशन भी वहाँ की किताबों के होते थे। बहरहाल ये सब चीज़ें हमने आपको लिखवाई हैं और हम आपको एक चीज़ और लिखवा दें कि सर सैयद ने कौन कौन से सोसाइटीज़, कमेटी या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। आप कुछ के लिखिए, सर सैयद ने तो लाइफ में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन आप जो अहम है उनको लिख लिए। तो देखिए सर सैयद के बारे में लिखा ना, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। सबसे पहले सर सैयद ने एक मदरसा इस्टेब्लिश किया था, एक मदरसे की फाउंडेशन रखी थी मुरादाबाद के अंदर। मदरसा इन मुरादाबाद, और ये मदरसा 1859 में बनाया था मुरादाबाद के अंदर। ये फर्स्ट मदरसा, पहला मदरसा था। ये सवाल आ भी चुका है कि सर सैयद ने सबसे पहला मदरसा या सबसे पहला स्कूल कहाँ इस्टेब्लिश किया था, कहाँ बनाया था, तो वो मुरादाबाद के अंदर बनाया था 1859 में। सर सैयद ने एक सोसाइटी जो है
एक सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश की थी, बनाई थी, उसका नाम था मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, और ये बनाई थी कलकत्ता के अंदर। ये क्यों बनाई थी? फॉर एस्टेब्लिश ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये एक सोसाइटी कलकत्ता के अंदर बनाई थी, और ये बनाई थी 1863 में। नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। क्यों बनाई थी साइंटिफिक सोसाइटी? वेस्टर्न एजुकेशन की किताबों का इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होना, क्योंकि किताबें नहीं थी हिंदुस्तान में, यहाँ की इंडियन लैंग्वेजेस में, तो वहाँ की किताबों का ट्रांसलेशन इंडिया में हो और फिर वो किताबें पढ़ाई जाएं। एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई थी, और वो बनाई थी गाजीपुर के अंदर। साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर, और ये 1864 में, फॉर ट्रांसलेशन। एक स्कूल भी बनाया था गाजीपुर में, और स्कूल इन गाजीपुर, और ये स्कूल जो है 1864 में गाजीपुर के अंदर फाउंडेशन रखी थी, बनाया था, और वो आज भी वहाँ एजुकेशन की फील्ड में अपना काम कर रहा है। सर सैयद ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, और वो बाइलिंगुअल था, यानी 2 लैंग्वेजेस में था, इंग्लिश और उर्दू में दोनों। ये पहला अखबार था जो दो जबानों में, 2 लैंग्वेजेस में एक साथ छपता था। अंग्रेज भी पढ़ते थे तो अंग्रेजी वाला चैप्टर सेक्शन पढ़ते थे, बाकी लोग जो हैं वो, क्योंकि अंग्रेजी उर्दू में अंग्रेज़ों के लिए नहीं था वो, तो वो दोनों के लिए था कि अंग्रेज भी पढ़ लेंगे, और या इंग्लिश जानने वाले भी पढ़ लेंगे, और उर्दू नोइंग लोग भी पढ़ लेंगे। तो वो अखबार था द इंस्टीट्यूट ऑफ गजट, और ये अखबार एक तरह की गाइडलाइन थी जर्नलिज्म पर। तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ गजट, इंस्टीट्यूट ऑफ गजट, ये था न्यूज़पेपर, और 1866 में ये अलीगढ़ से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। अलीगढ़ से इसकी पब्लिशिंग हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ गजट बाइलिंगुअल था, 2 लैंग्वेजेस में था ये। नेक्स्ट है, एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी बनाया था बनारस के अंदर। छोड़िए, एक कमेटी बनाई थी बनारस में, उसका नाम था कमेटी ख्वास्तगार तरक्की तालीम मुसलमानान कमेटी। कमेटी ख्वास्तगार तरक्की तालीम मुसलमानान
मुसलमान, और ये जो है बनारस में 1870 में। नेक्स्ट, मदरसतुल उलूम इन अलीगढ़ 24 मई 1875। अलीगढ़ में सबसे पहले एक मदरसा बनाया था जिसका नाम था मदरसतुल उलूम, और फिर जो है MAO कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही मदरसा कॉलेज बना। और इसकी फाउंडेशन रखी गई 8 जून 1877। 8 जून 1877 में MAO कॉलेज की बुनियाद रखी गई, और फाउंडेशन स्टोन लेड बाय लॉर्ड लिटिल वायसराय ऑफ इंडिया। इसका बुनियाद रखी थी, नींव रखी थी लॉर्ड लिटिल ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय थे। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय लॉर्ड लिटिल वायसराय ऑफ इंडिया। ये अलीगढ़ आए थे और इन्होंने इसके फाउंडेशन स्टोन रखा था, और फिर यही जो है बाद में 1920 में सर सैयद के मरने के बाद यही यूनिवर्सिटी बना AMU। नेक्स्ट लिखिए, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के अंदर। इसकी मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई, इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसको स्टार्ट किया है फॉर एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स या एजुकेशन ऑफ इन मुस्लिम्स। मुसलमानों के अंदर तालीम, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये 1886 में। मोहम्मडन डिफेंस एसोसिएशन एसोसिएशन 1893। इस सैयद में का ये ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में ये काम था जो हमने आपको लिखवाया है। नेक्स्ट, सर सैयद को अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं?
ऑनर कौन कौन से मिले ये और लिख लिए। ऑनर्स, जवादुद्दौला, जवादुद्दौला आरिफ जंग, ये दो अवार्ड थे, ये ऑनर थे सर सैयद को जो दिए गए थे मुगल कोर्ट से। बहादुर शाह जफर ने ये इनको दिए थे बाई मुगल कोर्ट। एटीन 1842 में आरिफ जंग, जवादुद्दौला। लाइफ मेंबर बनाए गए, लाइफ मेंबर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन 1864 में। सर का टाइटल, सर का ऑनर जो दिया गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था और ये 1869 में। नाइट, खान बहादुर नाइट, ये एक इनको अवार्ड दिया गया था 1888 में। LLD फ्रॉम एडिनबरा यूनिवर्सिटी 1899 में। ये LLD की इनको ऑनरेरी डिग्री दी गई थी एडिनबरा यूनिवर्सिटी से और ये 1899 में। चलिए, ये तो हमने आपको इनको अवार्ड से ऑनर लिखवा दिए हैं। और इसके बाद जो है ये सर सैयद जो है, सर सैयद की लाइफ और सर सैयद ने जो कुछ किया है और जो कुछ उनकी एक्टिविटी रही है, प्रैक्टिकल जो भी रही है, ये सब अलीगढ़ मूवमेंट भी कहलाता है। सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट भी कहलाता है। इस मूवमेंट में उनके साथियों ने बहुत उनकी हेल्प की, उनका साथ दिया और उनमें कुछ के नाम आप लिख लिए कि कौन कौन उनके सपोर्टर्स थे। अलीगढ़ मूवमेंट के सपोर्टर्स, मेंबर्स, तो उसमें आप नाम लिख लिए ताकि आपको नाम पता रहे। बहुत लोग थे, लेकिन कहाँ तक नाम, कुछ के नाम आपको पता होना चाहिए, जिसमें मौलवी सैयद ज़ैनुल आबदीन, मौलवी अब्दुल हक, इनको बाबाए उर्दू कहते हैं, फादर ऑफ उर्दू भी कहा जाता है इनको, बाबाए उर्दू। नेक्स्ट मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी ज़काउल्लाह। नेक्स्ट मोहम्मद इनायतुल्लाह खां, इनायतुल्लाह खां। नेक्स्ट मौलवी नज़ीर अहमद,
नेक्स्ट राजा जय किशन दास, राजा जय किशन दास। नेक्स्ट मौलवी चिराग अली, सैयद मेहदी अली, जिनको मोहसिनुल मुल्क कहा जाता है, मोहसिनुल मुल्क कहा जाता है इनको। इसी तरह से मुश्ताक हुसैन, इनको विकारुल मुल्क कहा जाता है, विकारुल मुल्क। मौलवी समीउल्लाह, मौलवी समीउल्लाह। शिबली नोमानी, हमने आपको इनके बारे में लिखवाया है, शिबली नोमानी। फिर है मौलवी अब्दुल करीम, मौलवी अब्दुल करीम। सैयद महमूद, मुस्तफ़ा खां, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली वगैरह। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आपको ये बता दें कि अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हयाते जावेद। हयाते जावेद। ये बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खां रिटन बाई अल्ताफ हुसैन हाली। सर सैयद ने और भी बायोग्राफी लिखी हैं। एक लिखी है मिर्ज़ा गालिब की, जो उर्दू के बहुत बड़े पोइट हुए हैं और टीचर थे लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र के, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा गालिब के नाम से आप सब जानते हैं। उनकी भी बायोग्राफी लिखी, उसका नाम है यादगार गालिब। यादगार गालिब और हयाते जावेद। हयाते जावेद सर सैयद की बायोग्राफी है और यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की बायोग्राफी है, और ये अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। हम आपको कुछ और चीज़ें भी लिखवाना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और वो ये है कि सर सैयद ने जब MAO कॉलेज बनाया है, सॉरी जब मदरसतुल उलूम को बनाया है, तो उसका पहला हेड मास्टर किसी इंडियन को नहीं बनाया, बल्कि वो इंग्लैंड से बुलाया था। चूँकि वहाँ गए थे तो अपने वहाँ कॉन्टैक्ट उनके अच्छे हो गए थे, तो फिर उन्होंने वहाँ से बुलाया था ताकि अच्छी एजुकेशन दी जा सके। तो हेड मास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर सैयद्स स्कूल। 1875 में जब सबसे पहले मदरसतुल उलूम बनाया अलीगढ़ के अंदर, तो सबसे पहला हेडमास्टर सर सैयद ने बनाया था HG सिडन, हेनरी जॉर्ज सिडन। HG सिडन, हालांकि HGI सिडन है, हेनरी जॉर्ज इम्पेस सिडन। आप HG सिडन लिखिए। और ये मई 1875 से लेकर
1884 AD तक ये रहे। देखिए ये हेडमास्टर तो रहे क्योंकि हम ये जो मदरसतुल उलूम था, लेकिन जब मदरसतुल उलूम कॉलेज बन गया, एमईओ कॉलेज, तो वही फिर प्रिंसिपल भी हो गए। तो पहले प्रिंसिपल भी वही हुए एमईओ कॉलेज के, और मदरसतुल उलूम के पहले हेडमास्टर भी यही हुए। आप देखिए ना 84 तक रहे। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हुए हैं, उनका नाम था थियोडोर बेक। थियोडोर बेक, और ये 1884 से लेकर 1899 तक ये प्रिंसिपल रहे। नेक्स्ट जो है थियोडोर मॉरिसन। थियोडोर मॉरिसन, और ये जो है 1899 से लेकर 1905 तक ये रहे। फोर्थ प्रिंसिपल हुए हैं WAJ आर्चीबोल्ड। WAJ आर्चीबोल्ड, और ये 1905 से लेकर 1909 AD तक प्रिंसिपल रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुए JH टोले, और 1909 से लेकर 1919 AD तक। और फिर जो है फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल, अभी तो सब ब्रिटिश अंग्रेज थे, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल जो 6 नंबर पे हुए हैं वो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद। ज़ियाउद्दीन अहमद, और ये 1919 से लेकर 1920 तक, ये सिर्फ एक साल इसलिए रहे कि 1920 में ये फिर यूनिवर्सिटी हो गया, तो फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है, तो इसीलिए फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन प्रिंसिपल हुए हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद। ये हमने आपको यहाँ तक नाम लिखवा लिए हैं, और इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट 17 दिसंबर 1920 को ये यूनिवर्सिटी में हो गया, AMU। 17 दिसंबर 1920 को इसको स्टेटस मिला AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फिर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर प्रिंसिपल नहीं होता है, हेडमास्टर नहीं होता, वाइस चांसलर होता है। तो फर्स्ट वाइस चांसलर हुए हैं इसके राजा अली मोहम्मद खान ऑफ महमूदाबाद। ये स्टेट थी महमूदाबाद, वहाँ के राजा थे, ये फर्स्ट वाइस चांसलर हुए। और फर्स्ट चांसलर हुई हैं नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल। नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल की नवाब थी, ये चांसलर हुई इसकी।
चलिए, तो ये सर सैयद के बारे में भी हो गया और उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको बता दी। एक चीज़ और बता दें कि यूनिवर्सिटी में एक सॉन्ग वेलकम गीत या वेलकम सॉन्ग जो है वो गाया जाता है जिसको यूनिवर्सिटी तराना कहते हैं। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये गीत जो है, ये वेलकम सॉन्ग जो है, वो यहीं के एक उर्दवाए थे जिनका नाम था असरारुल हक मजाज लखनवी, उन्होंने लिखा था। यूनिवर्सिटी तराना रिटन बाई असरारुल हक मजाज लखनवी। इस यूनिवर्सिटी का जो विजिटर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो इसका विजिटर होता है। ये आपको हमने लिख दिया और इससे रिलेटेड चीज़ें और भी आपको कहीं से मिलें तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल जितनी चाहे उतनी पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ें बहुत सी आपको लिखवा दी हैं। बहरहाल देखिए, पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको हिजरी सन मैंने कहा था आपको बता देंगे, तो मैंने उसको मुझे मेरे जहन से निकल गया था, मैं बता नहीं पाया। इस बार 1441 1441 हिजरी रनिंग में है। जैसे 2020 है, ये ईसवी है, एडी है, और इस्लामिक कैलेंडर जो है, इस्लामिक जो ईयर है वो हिजरी सन जो हमने बताया ना, हिजरी जो स्टार्ट हुई प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना माइग्रेंट करने से की तरफ से कैलकुलेट होती है। तो एट प्रेजेंट इस साल जो है, इस वक्त 1441 1441 हिजरी ये रनिंग में है, आप याद रखिएगा उसको। बहरहाल देखिए, ये आपका मैंने इंडो इस्लामी की बहुत सी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं और इसमें चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको और लिखा दी जाए। इसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और मूवमेंट और उनके फाउंडर, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, सोसाइटीज़, मूवमेंट और उनके फाउंडर्स। and their founders. महदवी तहरीक, महदवी तहरीक ये एक मूवमेंट, तहरीक मूवमेंट कहते हैं, ये मूवमेंट है जो 15वीं सेंचुरी में, 15वीं सदी में ये एक आंदोलन चला था और इसके फाउंडर थे सैयद मोहम्मद जौनपुरी। सैयद मोहम्मद जौनपुरी। एक बार सवाल आ चुका है तो इसमें सोचा आपको लिखवा दें। इसी तरह से तहरीक जिहाद,
तहरीक जिहाद, और ये 19वीं सेंचुरी में सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, चलिए मैं शॉर्ट में लिखवाता हूँ, दारुल उलूम देवबंद। ये बहुत बड़ा स्कूल है, मदरसा है, हिंदुस्तान के अंदर, यूपी में है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और देवबंद एक जगह है वहाँ है ये, इसको दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। और ये 1866 में इसकी फाउंडेशन पड़ी है, और इसके फाउंडर थे मौलाना कासिम नानूतवी, मौलाना कासिम नानूतवी। मदरसतुल उलूम के बारे में बता चुके हैं, सर सैयद अहमद खान के फाउंडर थे, और ये 1875 में इसकी फाउंडेशन हुई है। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी लिखवा चुके हैं, 1886 बाई सर सैयद अहमद खान, फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। नदवतुल उलमा, नदवतुल उलमा, और ये लखनऊ में एक मदरसा है, इस्लामिक कॉलेज है बहुत बड़ा, तो ये जो है लखनऊ में है। और 1894 में इसको मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी इसके फाउंडर थे। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़, और ये 1916 में इसकी फाउंडेशन हुई है। और ये सैयद सुलेमान नदवी जो शागिर्द थे, जो डिसाइपल थे अल्लामा शिबली नोमानी के, सैयद सुलेमान नदवी, सुलेमान नदवी। नेक्स्ट जमीयतुल उलमाए हिंद, जमीयतुल उलमाए हिंद, उलमाए हिंद यानी हिंदुस्तान के उलमा की जमात, 1919 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिसके फाउंडर थे। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं कि 1920 में इसकी फाउंडेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ी है, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मौलाना महमूदुल हसन। इनकी फाउंडेशन रखी थी अलीगढ़ में 1920 में, 1925 में फिर ये स्कूल या मदरसा ये शिफ्ट हुआ दिल्ली, और आज यूनिवर्सिटी है जिसको जामिया मिलिया इस्लामिया कहते हैं। जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी हिंद, और ये 1941 में मौलाना अबुल आला मौदूदी, इसके मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ये फाउंडर हुए इसके। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ। बोर्ड, ये मुसलमानों के रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन्स की जो भी इशू होते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए एक बोर्ड है जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा कहते हैं। और इसके फाउंडर थे, ये 1972 में स्टार्ट हुए और ये काजी मोहम्मद तैयब, काजी मोहम्मद तैयब, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके ये हुए हैं। ये आपको कुछ हमने इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखवा दिए हैं, इसको आप लिख लिए। और इसके बाद जो है जो और चीज़ें आपको और लिखा देते हैं। देखिए, पिछले सालों में आपके इंडो इस्लामिक के का जो सिलेबस था उसमें उर्दू लैंग्वेज भी थी। मतलब उर्दू पढ़ाना नहीं था बल्कि उर्दू लैंग्वेज के बारे में था। लेकिन इधर कुछ जो है बाद में सिलेबस उन्होंने अपडेट किया है तो फिर वो निकाल दिया सिलेबस में से उस टॉपिक को। लेकिन फिर भी कभी कभी देखते हैं कुछ सवाल आ जाता है, तो आप कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसके बारे में नॉलेज आनी चाहिए। उर्दू जो है ये एक लैंग्वेज है, एक ज़बान, एक भाषा है जो इंडियंस की लैंग्वेज है, भारतीयों की है, हिंदुस्तान में ही ये बनी है, फॉर्म यही हुई है। कोई भी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के और डिफरेंट लोगों के साथ मिलके बहुत मुद्दत में बनती है। अपने अपने कल्चर, अपने अपने लैंग्वेजेस जब मिलती हैं, मिक्स होती है, लोग मिलते हैं आपस में, तो उनकी ज़बान, उनकी लैंग्वेजेस भी मिक्स होती है और फिर एक नई लैंग्वेज सामने आती है। इसी तरह से उर्दू, जब अरब के लोग अरबी लैंग्वेज के साथ ईरान में आए तो वहाँ की पर्शियन उसके साथ मिल गई, वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जहाँ जहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो सब मिक्स होती चले गई। होते होते फिर ये पंजाब आए तो पंजाबी मिक्स हो गई, और फिर नॉर्दर्न इंडिया में आए तो यहाँ की ज़बान मिक्स हो गई, तो एक नई ज़बान बन गई और इसको उर्दू कहते हैं। उर्दू जो है वो टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है। ये टर्किश लैंग्वेज, तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू, जिसके मीनिंग है सेना, कैंप, मार्केट, ये इसकी मीनिंग है। अलग अलग रेंज में, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग ज़माने में इसके नाम चेंज होते गए। कभी इस लैंग्वेज को हिंदुस्तानी कहा गया, कभी इसको हिंदवी कहा गया, कभी इसको रेख्ता कहा गया और कभी इसको उर्दू कहा गया। उर्दू जो है वो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ये मुस्लिम्स की जो रिलीजियस लैंग्वेज है वो है अरबिक, और ये मुस्लिम्स की लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये इंडियंस की लैंग्वेज है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है, सबकी ज़बान है। उर्दू जो है वो हिंदी की सिस्टर कहलाती है, बहन कहलाती है, क्योंकि दोनों की ग्रामर एक है। बस शब्द जो हैं, वर्ड्स जो हैं, अगर
अरबी फारसी के उसमें भर दी जाएंगी उस ग्रामर में तो उर्दू हो जाएगी, और संस्कृत हो जाएंगे तो वो हिंदी हो जाएगी। हिंदुस्तान की जो है वो हिंदुस्तान की वो जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज जिस स्टेट की है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुगलों के ज़माने में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज थी, वो थी पर्शियन। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती गई उर्दू में। उर्दू जिस स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, एक लैंग्वेज और लिखी जाती है और वो है सिंधी। अच्छा साहब, एक चीज और आपको बता दें कि उर्दू जो है एज ए लिटरेरी लैंग्वेज अगर कहीं डेवलप हुई है तो वो साउथ इंडिया या दक्कन जिसको कहते हैं, दक्कन में वहां हुई डेवलप एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। लेकिन एज ए लैंग्वेज अगर कहीं डेवलप हुई है तो वो दिल्ली और उसके आसपास हुई है, नॉर्दर्न इंडिया में हुई है। हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के बड़े शायर जिन्होंने सबसे पहले एज ए लिटरेरी लैंग्वेज इसको एडॉप्ट किया है वो थे वली दक्कनी। पहला शायर था वली दक्कनी। वली दक्कनी इसके पहले शायर थे। हालांकि नॉर्दर्न इंडिया में उर्दू के बड़े शायर, जब वली दक्कनी हिंदुस्तान आए थे, नॉर्दर्न इंडिया आए थे, तो यहाँ के लोगों ने जब उनका कलाम, उनकी शायरी, उनकी पोइट्री सुनी तो फिर उनको हैरत हुई और ये कहा कि उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जिसमें शायरी की जा सकती है। तो उन्होंने भी, यहाँ के लोगों ने भी, नॉर्दर्न इंडिया के लोगों ने भी अरबिक और पर्शियन को छोड़कर उर्दू में या आसान ज़बान में, जो उर्दू लैंग्वेज थी, वली दक्कनी की ज़बान थी, इसमें शायरी करना उन्होंने शुरू कर दी। बहरहाल तो पहले शायर जो हैं वली दक्कनी कहलाते हैं और नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत से शायर हुए हैं। उर्दू के बारे में इतना ही आपके लिए बहुत है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको इतना और लिखा दें कि उर्दू पोइट्री के कई स्टाइल हैं, जिसमें एक होती है गज़ल, दूसरे है कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़्म। गजल जो है 2 लाइन्स में, 2 लाइनों में कही जाने वाली, जिसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, वो गजल कहलाती है। कसीदा कोर्ट पोइट्री, जिसमें शायर, जिसमें कवि, जिसमें पोइट अपने राजा, महाराजा, हाकिम, सरदार, किसी बड़े के लिए उसके तारीफ में जो कविता, जो शायरी कहे, उसको कहते हैं कसीदा, जिसको कोर्ट पोइट्री कहते हैं। मसनवी कहते हैं नरेटिव पोइट्री, किसी पुराने कहानी, किस्से को शायरी में ढाल दिया जाए, वो मसनवी कहलाती है। बहुत लेंथी जो नज्म होती है, पोएम होती है। मरसिया कहते हैं एलिगीज को, किसी सुर पोइट्री, मरने वाले को याद किया जाए और मरने वाले के क्वालिटीज़ को याद किया जाए और गम और शायर किया जाए। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो नवासे थे, इमाम हुसैन, जिनका करबला में जो शहीद कर दिए गए थे, उनको याद करके जो शायरी, जो पोइट्री की जाएगी, जो नज्म लिखी जाएगी, जो पोएम लिखी जाएगी, वो मसनवी कही जाएगी। इस तरह से नज्म है। नज्म कहते हैं जिसमें टॉपिक हो और सारे शेर एक दूसरे से कनेक्ट हो सबका। अगर उसमें से कोई निकाल दिया जाए तो शायरी बेकार हो जाएगी, नज्म समझ में नहीं आएगी। बहरहाल तो ये गज़ल जिसमें 2 लाइन्स में पूरी बात कह दी जाए, सिंबॉलिक इशारे, सांकेतिक भाषा का, सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, वर्ड्स का। कसीदा कोर्ट पोइट्री कहलाते हैं, मसनवी नरेटिव पोइट्री कहलाती है, मसनवी एलिगीज के होते हैं, और नज्म कहते हैं पोएम को, नज्म जिसमें तफसीर के साथ हो। ये तो पोएम में, प्रोज में भी कुछ चीजें होती हैं, आप उसको देख लिए।
ये पोएम में थे। अब प्रोज में दास्तान होती है, नॉवेल होता है, अफसाना होता है, बायोग्राफी होती है, लेटर राइटिंग होती है, ड्रामा होता है, क्रिटिसिज्म होती है, दास्तान पुराना कहानी किस्से जिसके जो करेक्टर होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, भूत प्रेत परियां ये सब चीज़ होती है, तो दास्तान जिसे कथाएं कहते हैं। दास्तान जो है, फिर होता है नॉवेल। नॉवेल जो है वो नेचुरल, जिसमें करेक्टर नेचुरल होते हैं, तो नॉवेल होते हैं वो। अफसाना शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। हमारे यहाँ नॉवेल में जो नाम आते हैं, प्रेमचंद का नाम आता है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम आता है, बड़े नावल लिखने वाले हुए हैं। पंडित रतननाथ सरशार का नाम आता है, पंडित रतननाथ सरशार। मिर्ज़ा हादी रुसवा का नाम आता है, ये बड़े राइटर्स हुए हैं। अफसाना प्रेमचंद के अफसाने बहुत शानदार हैं और ये बार बार पूछते हैं। बायोग्राफी में हमने आपको लिखवाया कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है हयात जावेद, शिबली नौमानी लिखी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की लिखी सीरतुन नबी, ये फेमस हैं बायोग्राफी। लेटर राइटिंग में आप नाम लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को ख़त लिखे, वो लिटरेरी उनकी पोजीशन है। ड्रामा जो है ये भी लिखा जाता है, और ड्रामे में एक नाम आता है इम्तियाज़ अली ताज का, जिनका बहुत फेमस नावल है अनारकली। क्रिटिसिज्म जो है, तनकीद जो है, इसमें नाम आता है अल्ताफ़ हुसैन हाली का, और आपके यहाँ शिबली नौमानी, ये जो है आपके हाई स्कूल लेवल तक ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है हमने आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको उर्दू के बारे में बता दिया कि उर्दू जो है वो इंडियंस की लैंग्वेज है, और उर्दू जो है वो टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है। उर्दू की स्क्रिप्ट जो है अरबी और फ़ारसी है। इसके अलावा जो है हमने आपको लिखवाया कि उर्दू जो है अलग अलग रेंज में, अलग अलग दौर में उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। कभी इसको हिंदवी कहा गया, कभी हिंदुस्तानी कहा गया, कभी जो है रेख्ता कहा गया। तो ये ज़बान जो है वो फाइनली जो है उर्दू कहलाई। उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू की तरह इंडिया की एक और लैंग्वेज लिखी जाती है जिसको कहते हैं सिंधी। उर्दू जो है वो उसकी ग्रामर वही है जो हिंदी की है, इसलिए उर्दू और हिंदी दोनों आपस में सिस्टर हैं एक दूसरे के। उर्दू एज ए लिटरेरी लैंग्वेज अगर सबसे पहले डेवलप हुई है तो ये हुई है साउथ इंडिया में, जिसको दक्कन कहते हैं, और जहाँ के बहुत बड़े शायर हुए हैं वली दक्कनी, ठीक है। और नॉर्दर्न इंडिया में ये डेवलप हुई है। उसके बाद एज ए लैंग्वेज तो डेवलप हुई थी, लेकिन लिटरेरी लैंग्वेज जो है वो बाद में, जब वली दक्कनी नॉर्दर्न इंडिया आए थे। तो हिंदुस्तान में इधर जो नॉर्दर्न इंडिया जो थे, यहाँ बड़े शायर हुए, मीर तकी मीर गज़ल के हुए, मिर्ज़ा गालिब हुए हैं, और 20वीं सेंचुरी में और भी बड़े शायर हुए जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है जिनका नाम है लाला रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, ये भी गज़ल के शायर हुए हैं। और हमने कसीदा के बारे में आपको बताया था कि कसीदा जो है, चूँकि बादशाह ख़त्म हो गए तो कसीदा कहने वाले ख़त्म हो गए, लेकिन जब बादशाहत थी लोग इनाम दिया करते, तो इसी लालच में लोग जो हैं कसीदे लिखते थे कि उनका जो रिवार्ड मिलेगा, उसका जो बदला मिलेगा, वो कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा उसमें। तो वो कोर्ट पोइट्री कहलाती थी। मसनवी हमने आपको बताया कि लेंथी जो कहानी किस्से होते हैं उसको पोइट्री में ढाल दिया जाए
तो ये मसनवी कहलाती है। मरसिया जो है वो एलिगीज कहलाते हैं। और नज़्म जो है ये एक पोएम कहलाती होती है जिसमें नज़मों में बड़े नाम जो आते हैं वो आते हैं नज़ीर अकबर आबादी का, नज़ीर अकबराबादी का नाम आता है, इकबाल का नाम आता है, अल्लामा इकबाल, ये भी नज़्म के बड़े शायर हुए। अल्ताफ़ हुसैन हाली भी नज़मों के शायर हुए, पोएम्स इन्होंने बहुत लिखी हैं। तो आपके लेवल में यही मशहूर है। और बाकी हमने आपको प्रोज में जो चीज़ें लिखवा दी, दास्तान, नावल, अफसाना, बायोग्राफी, राइटिंग, ड्रामा, क्रिटिसिज्म। दास्तान जो है वो पुराने कहानी किस्से होते थे जिसमें उसके जो करैक्टर होते थे नेचुरल नहीं होते थे। फिर नावल है, नावल आए तो नावल जो है वो बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है और लेंदी कहानी किस्से, अंग्रेज़ी का वर्ड है लेकिन उर्दू में इसको इसी तरह से यूज़ किया जाता है। प्रेमचंद जिसके बहुत बड़े नावलिस्ट हुए, नावल निगार हुए हैं। अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी है, मिर्ज़ा गालिब, ये बायोग्राफी हमने लिखवाया था कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने और शिबली ने बायोग्राफीज लिखी है। शिबली की हमने आपको बताया था सीरतुन नबी, और अल्ताफ़ हुसैन हाली की हमने बताया हयात जावेद और यादगार गालिब। ड्रामा हमने बताया कि ड्रामा भी एक इसमें एक स्टाइल है अपनी बात कहने का। क्रिटिसिज्म में अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली नोमानी के नाम लिखवाया। ये आपको उर्दू का भी बेसिक मालूमात आपको हो गई है। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। ओके।